नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दरअसल बात यह है कि गला खुश्क सा हो गया जब नया वैल्यूएशन टेबल देखा मैंने ज़मीन की कीमतों का। शोबा तहकीक ने कुछ काम करके मुझे बताया, बोला जो लोग कराची में रहते हैं वो बेहतर उसको समझ पाएंगे। डिफेंस में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी अब इसको कहते हैं, पहले डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी कहा करते थे। यहीं पर ही सियासतदान भी तमाम लोग रिहाइश पजीर होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनाब इसकी जो वैल्यूएशन की A1 कैटेगरी 1000 गज़ का प्लॉट 6.5 करोड़ का। गला थोड़ा सा खुश्क हो गया मेरा। वो समझ नहीं आई कि एक मुल्क जहाँ पर कितनी बंदा सैलरी कमाएगा तो 1000 गज़ के घर में रहेगा। फिर गुलशन इकबाल, यहाँ पे मुतवस्सित तबके के लिए तो नहीं, लेकिन गुलशन इकबाल के कुछ चंद ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर जो है बड़ा VIP जो कहलाते हैं। तो ब्लॉक 7 की इन्होंने बनाई है। बोल रहे हैं वहाँ पर भी जो है कैटेगरी बनाई, बोला 1000 गज़ का प्लॉट वहाँ पर भी 4 करोड़ का होना चाहिए। तो वैसे गुलशन का एक ब्लॉक है जो लोग कराची में रहते हैं, उसका नाम है 13D/2 कर लें। आधी आबादी पाकिस्तान की वहाँ रहती है। मतलब जिसका भी पता देखें तो गुलशन 13D में ही रहता है। वो बहुत बड़ा ब्लॉक बना हुआ। वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हमारी रियल एस्टेट प्लानिंग की, उस पर सवालिया निशान होता है। लेकिन एनीवे, हम जिस बात पर गुफ्तगू आज करेंगे वो ये कि ये वैल्यूएशन तो टेबल चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है कॉमन सेंस, वो हर एक में कॉमन नहीं है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्यों डिमांड एंड सप्लाई, उसके इशू को क्यों रिजॉल्व आज तक नहीं किया गया कि इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी प्राइसेस की वैल्यूएशन हाई निकल रही है। गरीब मुल्क है, मिनिमम सैलरी जहाँ पर आप समझ लो कितनी होगी, मैं आपको उसका नहीं बताऊँगा कि वो फिर मैं गरीब के ज़ख्मों पर नमक पाशी नहीं करना चाहता। लेकिन बात यह है कि BR वाले भी डिफेंस में ही रहते हैं, ब्यूरोक्रेट भी डिफेंस में ही रहते हैं, सारे कराची लाहौर सब हर जगह पर ही डिफेंस में रहते हैं, तो वो उससे निकल नहीं पाते। कराची, पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद बहुत वसी है भाई। इस सब के बारे में सोचें, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर जो मेन इशू है वो ये है कि अब आपको वाइट मनी लाना पड़ेगा। पहले जैसे ब्लैक को वाइट करने के लिए प्रॉपर्टी में पैसा लगाया जाता था, ऐसा नहीं चलेगा। अब सिलसिला ये होगा कि आपको वाइट मनी लाना पड़ेगा, उसी के ज़रिए आप परचेजेस करेंगे, हर चीज़ का हिसाब किताब होगा। बहुत सारे बिल्डर कम्युनिटी के अंदर लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अच्छी बात है, इससे प्राइसेस की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से फीजिबल नहीं रहा कंस्ट्रक्शन करना, तो अब फीजिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। दूसरी जानिब चंद लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जो वैल्यू एडिशन हुआ करती थी, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बढ़ने की वजह से बेनिफिट्स हुए हैं वो बिल्डर्स को ही हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ गई तो कंस्ट्रक्शन 2-3 साल तक होती है। उतने अरसे में जब तक वो डिलीवरी के लिए आता है तो कस्टमर भी बड़ा खुश होता है और बिल्डर को भी फ़वायद हासिल होते हैं। बहुत सारे बिल्डर अपने नाम के ऊपर लोकेशन लेटर निकालते हैं, बाद में उनको फ़ायदा होता है। खैर, इस बारे में बात करेंगे बड़ी तफसीली। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब आसिफ समसम साहब, जो कि KCCI की कमेटी फॉर हाउसिंग एंड के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं। वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे स्टूडियो से। और जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब, जो कि साबिक मेंबर FBR रहे हैं, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब आसिफ समसम साहब आपसे। बात ये, आसिफ समसम साहब, ये जो एक आप समझें कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बहुत सारे लोग इसे महसूस कर रहे हैं। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अच्छी चीज़ है, सब नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि चंद एक ऐसा महसूस करते हैं कि अच्छा हुआ ये वैल्यूएशन टेबल तैयार हो गया है। इसके तहत अब ये होगा कि स्पेकुलेशन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा, ब्लैक मनी ज़्यादा नहीं आएगी, जिसकी वजह से बिल्डर डेवलपर रियल एस्टेट को सस्ते दामों ख़रीद के अपने सार्फिन को सस्ते दामों पर दे पाएगा या मुनासिब दामों पर दे पाएगा। आप अपनी राय दें और खुल के दें, मुतवाज़िन दें। जी आसिफ समझ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आपने जब जब इस प्रॉपर्टी के हवाले से जो अपने खदशात में कह लूँ या आपकी ऑब्ज़र्वेशन में कह लूँ, जो आपने ये बताना शुरू किया, तो मैं भी और मेरे साथी भी, चूँकि मैं आबाद का फॉर्मर चेयरमैन हूँ, सिदर्न रीजन भी, जी, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इस वक्त मैं लीड कर रहा हूँ हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट को। जी, तो हम सब ये समझते हैं कि हमारा अलमिया ये है कि हमने कुछ चीज़ें मिक्सअप कर दी हैं। अभी कुछ हमें महसूस हो रहा है कि लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया है, हुक्मरानों ने, और वो इसको समझते हैं कि ये वाकई हमसे भूल हो गई थी कि हमने कुछ चीज़ें मिक्सअप कर दी थी। जैसे कहा जाता है कि पार्क होता है पैसा रियल इस्टेट में, ठीक है,
फिर एक बात आपने अभी की डिमांड एंड सप्लाई की कि रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग अपने घर कैसे लोग आबाद करेंगे, कैसे वो परचेज करेंगे। तो हम हमेशा से इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करना चाहते थे। आज फिर मैं इसी बात पे जोर दूंगा कि इस पे एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि पैसा पार्क होना और रियल इस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की जो हम बात करते हैं एक डिमांड एंड सप्लाई की, कि उस सप्लाई को बहाल रखना या उस सप्लाई को कंटिन्यू रखना। तो देखिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं हाउसिंग सेक्टर को, हम रिप्रेजेंट करते हैं जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई का जो इशू है, बिल्कुल उसकी हम नफ्स पे हम काम करते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमको उनके साथ मिलाया जाएगा और जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस, हम खुश हैं कि रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, कि पैसा पार्क नहीं होनी चाहिए, पैसा सर्कुलेट होना चाहिए। जब सर्कुलेट होगा आपका जीडीपी भी बढ़ेगा, और जब सर्कुलेट होगा तो आपके जो आप बिलीव करते हैं कि इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करना चाहिए, मेयरली स्पेकुलेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं तनवीर साहब को भी सर मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं कि हाउसिंग सेक्टर की और पैसा पार्क होने वाले सेक्टर की, उस सेक्टर का हाउसिंग सेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं, दोनों को मिक्सअप ना किया जाए, ऐसी सूरत पैदा ना की जाए कि स्पेकुलेटर्स जो कि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर खालिसतन रियल एस्टेट या प्लॉटों में पैसा लगाकर पैसे को वहीं पर ही जो है जिसे आप कह सकते हैं कि घुमाते रहते हैं, उनकी बात और है। जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनको सेपरेट रखा जाए, ये एक अहम बात इन्होंने की है। सैयद तनवीर अहमद साहब, मेरे ख्याल इनका मौक़िफ़ यही है कि इन चीज़ों को मिक्सअप ना किया जाए, ताहम ये चीज़ अपनी जगह स्टैंड करती है। डू यू थिंक कि ये थ्योरेटिकली इट इज़ जस्टिफाइबल द वैल्यूज़ दैट हैव बीन कैलकुलेटेड, एंड व्हाट्स रॉन्ग विद हैविंग ए मिनिमम वैल्यू फॉर रियल एस्टेट? जी, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि आप ज़रा इसको ब्रॉडर सिनारियो में देखें जी। ये और FATF जो इंटरनेशनल पूरा का पूरा आजकल का माहौल है, और जितनी सख्ती हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी और इस तरह की, और इवन आप ज़रा कंडीशन ये देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में आपकी बॉम्बे और जो दिल्ली है वहाँ भी यही इश्यूज़ हैं। जी जी, कि 1 करोड़ रुपए का प्लॉट था वो 50 का डिक्लेयर होता था, उसमें कम होता था। वहाँ पर जो है वो ऑटो सेक्टर भी क्रैश किसी और वजह से हुआ, लेकिन वहाँ भी प्रॉपर्टी जो है वो बेबहा जो है वो इस वजह से नीचे आई है कि वहाँ भी यही इश्यूज़ हैं। तो वो हम उस आजकल के देखिए उस माहौल में रह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपनी अब गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें कि गवर्नमेंट की ओवरऑल पॉलिसी ये है कि लोगों को हाउसिंग सेक्टर जो है वो कोई अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर मिले। जी, हाउसिंग अब इस वक्त जो FBR की वैल्यूज़ हैं, पहले तो बहुत ही कम थी, इस वक्त तकरीबन कोई 80% के करीब मार्केट वैल्यू का तकरीबन एवरेज की बात है। वैसे तो मुझे एक साहब कह रहे थे कि मेरा प्लॉट जो है फेज़ 8 में वो 4 करोड़ रुपए का जो है उसकी FBR की वैल्यू होगी, और इस वक्त आके वो बिग 3.5 करोड़ का रहा है। जी जी, ऐसे भी हो रहा है, इस तरह की भी मिसालें भी हो रहा है। जी जी, लेकिन खैर तकरीबन जो एवरेज है जिस वक्त बात हो रही है, ऑलमोस्ट कोई 75-80% एक्चुअल वैल्यू की जो है वो FBR ने वो वैल्यूज़ कर दी हैं। देखिए इससे होगा क्या कि इन तमाम चीज़ों के, और सिर्फ ये नहीं है कि वैल्यू इंक्रीज़ की है, बल्कि आप बाकी भी इक़दाम देखें ना ज़रा, कि आप अब 50 लाख से ऊपर जो है आप चेक के थ्रू लेंगे। अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट नहीं करते तो फिर 5% आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर थोड़ी सी बात मैं इससे करूंगा कि इस पूरी इक्वेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीर बाबा को होगा, लेकिन हमें उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। अब नाज़रीन, बात तो ये है कि रियल एस्टेट आजकल है तो प्रेशर में। अब वैल्यूएशन टेबल तो इन्होंने बना दिए हैं, जैसे पिछली दफ़ा भी इन्होंने रिवाइज़ किया था, आपको याद होगा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जब इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो कभी कभार वैल्यूएशन टेबल के अंदर दिए हुए रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, मार्केट रेट कम हो जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेरी अपनी राय हो सकता है नाकिस राय गलत हो, मैं ऐसा फील करता हूँ कि जो एक्चुअल रेट होते हैं ना उससे 50% से लेस जो है ना वो होना चाहिए वैल्यूएशन टेबल में रेट।
क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल मार्केट होती है, इसमें जो है प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती है। तनवीर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं आसिफ समसम साहब की जानिब आता हूँ। बात ये कि देखें, मैंने जो महसूस किया है ना, वो ये जो बाबू होते हैं ना सरकारी अफसरान, इनको वो चीज़ समझ में नहीं आती। बात ये कि रियल एस्टेट मार्केट सेपरेट करके तो आसिफ समसम साहब ने बता दी कि 2 कैटेगरीज के अंदर है, मिक्सअप नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन रियलिटी, इन टोटलिटी, प्रॉपर्टी के रेट्स जब भी डिटर्मिन किए जाते हैं तो उसकी बियर मिनिमम प्राइस इसीलिए लगाई जाती है ताकि अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न भी आ जाए, प्रेशर भी आ जाए, जैसे 2011 के अंदर मुझे याद है रियल एस्टेट एजेंट्स जो थे वो दफ्तर में मक्खियाँ मारा करते थे और उनका ज़्यादातर काम ये होता था कि वो नौकरियाँ ढूंढने में मसरूफ़ रहते थे। दिस बिजनेस कैन गो दी अदर वे एनी टाइम, तो दैट्स वाई इसकी दुनिया भर के अंदर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो क्यों आप मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी कुछ बता सकते हैं, लोग तो घर से कभी बाहर नहीं निकलते, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एसी दफ्तर से बाहर नहीं निकलते, इनकी एडवाइस लेके हम कैसे कर सकते हैं? जी तनवीर साहब। देखिए अभी भी जो वैल्यू है वो तकरीबन एट पार अभी भी नहीं है। एवरेज की बात कर लें तो अभी भी नॉर्मल वैल्यू जो मार्केट की है उससे कम है जी। और आप क्या चाह रहे हैं कि लेस देन 50% होनी चाहिए। 50%? देखिए लेस देन 50, 30 नहीं, लेस देन 50%। फॉर टैक्स पर्पसेस, फॉर टैक्स पर्पसेस, यस, वर्ल्ड ओवर ये इस तरह की प्रैक्टिस नहीं इस तरह। देखिए वर्ल्ड ओवर तो हर चीज़ इतनी ट्रांसपेरेंट है कि वहाँ पर तो आप छुपा ही नहीं सकते। डेवलप्ड कंट्रीज़ में वहाँ तो एक्चुअल जो आपकी वैल्यू है उसी के ऊपर आपने टैक्स देना है। यहाँ पर अब दूसरा जो इशूज़ है, आप अभी सिर्फ इसके ऊपर आए हैं वैल्यू के ऊपर और रिलेटिंग टू टैक्सेस। जो असल इशू आ रहा है जिसकी वजह से कि मार्केट नीचे आई है वो है वाइट मनी का। कि अब देखें कि लोग जो हैं वो असल इशू ये आ रहा है कि जो मैंने पहले बात की कि 50 लाख से ऊपर अगर आप बात ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने चेक के थ्रू करनी है, अदरवाइज 5% आपने जुर्माना देना है, सोर्स अलग एक्सप्लेन करना है। ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं वो ये आ रहे हैं कि लोगों के पास वाइट मनी नहीं है। अब वो लोग जो कि 60 और 80 प्लॉट लेके और जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और अब देखें प्राइसेस जा रही थी, वो प्राइसेस को वहीं पर ब्रेक लग गई है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि वो ट्रेडिंग नहीं हो रही, वो नहीं हो रही ट्रेडिंग। और क्या हो रहा है कि एक्चुअल बायर जो कि जेन्युइन है, जो कि अपना घर बनाना चाह रहा है, जो कि या वाकई अपने नीड के लिए कोई प्लॉट लेना चाह रहा है, वो इस वक्त मार्केट में है। बड़ी अहम बात आपने की है, मैं इसके मजीद भी आपसे तफसील लेता हूँ। अब जनाब आसिफ समसम साहब मुख्तसरन, क्योंकि मैं पीर बाबा की बात ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। बात यह कि पीर बाबा के यहाँ तो ये झगड़ा लड़ाई है ही नहीं ना, उनके यहाँ तो कागज़ लेना है, कागज़ देना है। उनकी हाउसिंग सोसाइटी तो फिर फ्लरिश करेगी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी डील्स कम हो रही हैं। लेकिन आसिफ साहब, लॉजिकली स्पीकिंग, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एट द रिसीविंग एंड एंड ही विल बी बेनिफिशरी, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि उसका तो सिस्टम ही फ़र्क है। फिर पैसे का फ्लो आज नहीं, कल, परसों, तरसों अगर जाएगा भी तो वहाँ जाएगा अंडर प्रिवेलिंग टैक्स कंडीशंस। मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताइए, क्या कहते हैं आप इस बात? मोहतात अंदाज में ही कहते हैं। देखें, बात जब भी मुझे याद है कि इससे पहले भी मैं आपके पास काफ़ी प्रोग्राम किए, बहरिया के हवाले से आप बात करते थे। मैं कहता हूं कि जो अभी आपने आज के मार्केट की बात की, तो बहरिया इस वक्त 40% डाउन है अपने, स्लो है, हाँ 40% एक अप्रोक्सीमेटली डाउन है अपनी एक्चुअल जो जिस पे वो रन करता था। हाय, लोगों की धड़कनें ऐसा करवा दी। ऐसा ना करो आसिफ समसम साहब, आप भी अच्छी बात करो। चले, खैर नहीं, मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। हाँ, देखें हालात प्रेशर में थोड़े से, मतलब हमारी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट प्रेशर में। मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह ताला मैं बड़ी होपफुली आपको बता रहा हूं। देखें, लोगों ने बड़ी मायूसी की बात की, हम सुनते हैं, हर फोरम पे जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी देता हूं कि आप 6 महीने साल गुजार लें, आप देखिएगा कि ये मार्केट, ये रियल एस्टेट सेक्टर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा, बहुत उरूज पे जाएगा। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं, अभी आप रेट्स की बात कर रहे थे। जी, आपने कहा कि जी ये जो रेट्स एफबीआर ने जो अभी नए उन्होंने भेजे हैं, तो उनके हवाले से आपने अपने खर्चात बताया कि जी 50% होना चाहिए, कुछ 80% है, कुछ जगह बकौल आपके ऐसे भी है कि प्लॉट सस्ता है और एफबीआर वैल्यू ज़्यादा है। देखिए, कुछ जगह मैं खुद आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि कुछ जगह ऐसा ज़रूर है कि रेट ज़्यादा हो गए हैं, या मैं समझता हूं कि अगर मार्केट वैल्यू के बराबर भी हैं तो उसको नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये मार्केट है, ज़रा सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, ये इफेक्ट हो जाती है और मार्केट डाउन हो जाती है। तो उसमें इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए, बिकॉज एफबीआर का एसआरओ रोज़
उसके फ्लोटिंग रेट नहीं है, वो रोज की बुनियाद पे नहीं चलता, उसके रोज रेट नहीं खुलते। तो उसने तो 1 साल तक, जब तक कि वो नया कोई एसआरओ ना आ जाए, उसने उसी रेट पे काम करना होता है। हमारे प्रॉपर्टी के जो डीलर्स हैं या हमारे जो बिल्डर्स हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ, जो रेट आए हैं तो मैं समझता हूँ बड़े मुनासिब रेट हैं, ठीक है। अच्छा, और आपने ये कहा कि जैसे मुझे अभी मैंने सुना कि वाइट मनी की शॉर्टेज की वजह से प्रॉपर्टी स्लो हो गई, ऐसा मैं नहीं समझता। इसलिए कि हम बहुत सालों से इस फील्ड में हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारा स्टेक है। बात ये है कि लोग डर गए हैं, लोग डर गए हैं, इस सेंस में डर गए हैं कि उनको ये नहीं पता कि आगे क्या पॉलिसी आने वाली है, आगे कोई चेंज ना आ जाए। रही बात ये कि वाइट मनी, तो जो वैल्यूएशन आज है, मैं बात करूंगा हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, ठीक, तो जो वैल्यूएशन उन्होंने आज इंट्रोड्यूस किया है एफबीआर वालों ने, मैं समझता हूँ वो मुनासिब है। और पहले भी जब इस वैल्यूएशन पे कोई इन्वेस्टमेंट करता था, कोई अपना घर बुक करता था, तो उसको पहले भी जवाब देना होता था कि ये पैसे आपने कहां से आए। तो इसलिए बात आपकी सही है, बात आपकी सही है। ये कोई इशू नहीं है कि वाइट मनी, सबसे बड़ा चैलेंज होता था जी हाँ, वाइट मनी का कोई इशू नहीं। मैं समझता हूँ एफबीआर ने बड़ा, उससे पहले इन्होंने एक अपनी वेबसाइट पे उन्होंने लिस्ट लगाई थी, जो हम समझते थे कि इंतहाई ज्यादती थी, बहुत ज्यादा था। बल्कि हमने और हमारे आबाद के 10 मेंबर्स ने हमने एक मीटिंग की थी, और हमने उनमें हमने सोचा था कि अगर एफबीआर 15,000 रुपये A1 कैटेगरी की बिल्टअप प्रॉपर्टी की अगर वो वैल्यूएशन करने जा रही है, तो हम खुद उनको ऑफर करेंगे कि आए हमसे 200-400 अपार्टमेंट यहाँ ले लें, आप उससे 30% डाउन पे, अगर आप समझते हैं ज्यादा है तो। लेकिन फाइनली उन्होंने हमसे भी प्रपोजल मांगा था, चैम्बर से भी मांगा था, आबाद में हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाया, उसका वो भी हमने भेजा। तो हम समझते हैं कि उन्होंने जो हमारा प्रपोजल था उसके करीब करीब उन्होंने वो सारी चीज़ें की हैं। किसी जगह पे जरूर ऐसा होगा जो हम समझते हैं कि हम हमारे डोमाइन से दूर होगा। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर वैल्यूएशन हुकूमत की हाई हो तो फिर एक कानून सर ऐसा भी बनना चाहिए, जिसने बनाना है उसके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि यार कम होगी और हम खरीद लेंगे, ओके, लेकिन मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। ज्यादा होगी तो अगर ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट को जबरदस्ती खरीदनी पड़ेगी, और ये कानून बनना चाहिए और उसकी जेब से खरीदनी पड़ेगी जिसने बनाया कानून। वैल्यूएशन टेबल कैसा दिया पहले, बिल्कुल ये मतलब होना चाहिए ना। देखें, दो बोथ साइड होना चाहिए। आज हम सब ये जो सिटीजन के ऊपर एक प्रेशर रखते हैं, तो स्टेट के ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि बाबू क्या है, एक दस्तखत के ऊपर तनवीर अहमद साहब कह देता है साहब इसकी इतनी कदर है, इसकी ये है, इसकी वो है, बड़े चोर हैं, कंस्ट्रक्शन वाले बड़े चोर हैं जी, इनको पकड़ें जी, रियल एस्टेट वाले बड़े चोर हैं। नहीं तो और सरकारी इदारे वाले बड़े शरीफ हैं ना, ना ये तो अपना वहां से पासपोर्ट बनवा के आए जन्नत का। नासिर भाई एक और बात इजाफा कर दूं, देखें आप अभी एक बात कर रहे थे शुरू में कि जी प्राइस हाई की तरफ है। जी प्राइस। अच्छा, क्यों आप दो बातें मिक्स कर रहे थे अभी? आप एक तरफ कहते हैं मार्केट डाउन है, यानी हम समझते हैं, आपसे मुराद मैं भी ये समझता हूं। नहीं, आप अपनी एक तरफ हम कहते हैं मार्केट डाउन है, एक तरफ हम कहते हैं कि जी प्राइस बढ़ती जा रही है, लोगों की रेंज से बाहर हो गए हैं घर बनाने। तो ये देखें, बात ये है कि जब तक आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, पैसा हम खुद भी इस बात के खिलाफ हैं कि पैसा पार्क नहीं होना चाहिए, और प्लॉट की ट्रेडिंग जो है उसको कम से कम होना चाहिए ताकि रेट ना बढ़े। अगर मुझे प्लॉट महंगा मिलेगा तो मैं बिल्टअप प्रॉपर्टी महंगी बेचूंगा ना। अगर मुझे प्लॉट अच्छे रेट में मिलेगा तो मैं बिल्टअप प्रॉपर्टी के रेट भी अच्छे रखूंगा। तो हमारे लिए तो ये वैसे भी मुश्किल थी कि ये जो सट्टा चलना या प्लॉट की ट्रेडिंग होना, ये हमारे लिए मुश्किल मामला था। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी है, जैसा भी, अब कुछ बेहतर हो गया है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि जब तक आप रियल एस्टेट सेक्टर को, मैं रियल एस्टेट सेक्टर से मुराद हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, सारे की बात कर रहा हूं, आप अगर हमें सब्सिडाइज ना करें, हमने कभी आपसे सब्सिडी नहीं मांगी है। हम कहते हैं कि हमें आप बायलॉज वो दे दें जिसमें ये गारंटी हो कि ये स्टेबिलिटी होगी, ये 4-5 साल तक ये चेंज नहीं होंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं इस बारे में गुफ्तगू करूंगा कि साइंटिफिकली कैलकुलेट करके इस मुतवस्सित तबके या अपर मिडिल क्लास के लिए 40 लाख रुपए का घर कौन देगा, और जो अमीर आदमी अपर मिडिल क्लास है उसको इस वक्त डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर भी अपार्टमेंट जो 1 करोड़ रुपए का मिलना चाहिए, इसके पीछे क्या बेसिस है, और वो 2.5 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ का क्यों मिल रहा है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है और जो नई कदर जो है वो जो एक मुतय्यन की है हुकूमत ने FBR के ज़रिए कि जनाब प्रॉपर्टी की क्या प्राइसें होनी चाहिए, मैं असल में इस वजह से अनकंफर्टेबल फ़ील करता हूँ इस मौजू पे बात करते हुए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की विज़न जो होती है ना बड़ी लिमिटेड होती है, उनमें विज़न कम होती है और उसकी वजह से वो फैसले ऐसे करते हैं। कारोबार उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं होता, माल ज़रूर बनाया होता है। सॉरी क्या करूँ, वो बुज़ुर्ग ने दुआ दी थी कि तू TV पे आएगा तो झूठ नहीं बोल सकता, तो वो निकल जाता है मुंह से कभी कभार जो भी होता है मवाद। खैर, सैयद तनवीर अहमद साहब, बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी का एक प्रॉब्लम है। आप तो खुलखुला के बात करते हैं भाई, सच्ची हम आपसे बात करेंगे। हर किसी में विजन नहीं होती। आपसे तो खैर मेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहा है प्रोग्राम्स के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो वसत नज़र है, एक आपकी सोच है, फ़िक्र है। आप जब कस्टम में भी थे तो आपने एक सिस्टम मुतय्यन किया था वैल्यूएशन का, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर बात है आप FBR के अंदर भी रहे हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। बात यह है कि वो सिस्टम भी जो आपने मुतय्यन किया था वो बैनुल अक़वामी मंडियों, हालात, वाक़यात, मामलात को देखते हुए किया था। इट वॉज़ रियलिस्टिक। तो प्रॉपर्टी के मामले में भी थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए ना। उसके लिए तो आपको मुताला करने में जनाब सालों लग गए। आपने सिस्टम बनाया, डेटाबेस बनाया, ये जा रहे जापान, अमेरिका, हर जगह की कीमतें, किताबें सब चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो अपने घर तक चक्कर लगाकर तो लोग नहीं बना सकते ना सर कीमतों का इशू। तो मुझे क्लियर करके बताएं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने यहाँ पर उतना टाइम क्यों नहीं लगाया? आपने तो एक एक चीज़ का HS कोड निकाल के उसकी वैल्यूएशन की। तो प्रॉपर्टी के मामले में बस झटका हिसाब मन्नू तो समझ नहीं है। देखिए, ये इस तरह नहीं है कि ये झटका हिसाब। पहले तो आप एक चीज़ देखें कि ये बातें जो हैं तकरीबन 3 साल से हो रही हैं कि इनको जो वैल्यू हैं, और वो पहले आपको पता ही है कि DC रेट होते थे और वो बहुत ही कम होते थे जी। और वो गालिबन एक ज़माने में तो एक्चुअल वैल्यू का 10-15% हुआ करते थे, 20%, इतने कम थे। और उसके बाद जब ये बातें हुई कि ये होने लगी तो ये एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि 3 साल 4 साल में, और यही बातें हुई। और बल्कि मुशावरत जो थी बहुत सारे स्टेक होल्डर से हुई और उनसे ली गई वैल्यू, और डेलिबरेटली इसको एकदम मार्केट पे नहीं लाया गया, बल्कि ये 2 साल 3 साल लगे हैं। पिछले साल इंक्रीज़ हुई, उससे पिछले साल इंक्रीज़ हुई, इस साल जो है वो 2 दफ़ा ठीक है कि इंक्रीज़ हो गई। लेकिन ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत सारी इनपुट्स ली गई हैं जिसमें कि जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे उन सब से वैल्यूज़ लेके, और अभी भी एट पार नहीं है। एवरेज जो है वो तकरीबन 80% है मार्केट का, अभी भी मार्केट के बराबर नहीं है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, कहीं ऊपर नीचे किसी एक सेक्टर में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज की बात है। अभी भी तकरीबन 80% है मार्केट का। ये बात नहीं है कि 100% मार्केट वैल्यूज़ के बराबर आ गई हैं। दूसरी जहाँ तक बात यह है कि मार्केट नीचे आ जाएगी, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इसको रिवाइज डाउन भी किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेटिक हिकअप्स अपनी जगह पर अब जो कि होने नहीं चाहिए। अगर मार्केट जिस तरह के कह रहे थे जमन साहब के नीचे आ जाएगी तो फिर क्या होगा, आई थिंक रिवाइज होनी चाहिए डाउनवर्ड। लेकिन अभी तो इस तरह की कभी कोई सूरत हाल ही नहीं आई अभी तक, तो वहाँ तक उन्होंने सिंध में बात नहीं की थी, वो तो बल्कि जस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि देखें, ये पूरा पैकेज है और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप जो ये सेक्टर है पूरा हाउसिंग का, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, वो उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो खुद भी खिलाफ हैं इस चीज़ के कि ब्लैक मनी वहाँ पर पार्क हो, जिसकी वजह से कि कीमतें बढ़ती थी। अभी कीमतें जो है वो रुक गई हैं और इस पॉलिसीज़ की वजह से। अब आप देखें कि अब इस वक्त आप अगर 4 साल के बाद प्लॉट बेचें, नहीं बेच सकते, या और 5 साल से पहले घर बेचें तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मेरे ख्याल में 50 लाख या 80 लाख की वैल्यू अगर इतना होता है तो आपको 35% उस पर देना पड़ेगा। पहले ऐसा बात नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पूरा एक पॉलिसी डेलिब्रेट हिस्सा है कि जिसमें डिस्करेज कर रहे हैं कि आप लेके इसको ना बेचें। बहरिया जो था पहले अपने तौर पे किया करता था अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, अब पहली दफ़ा जो है बहरिया जो है उसको भी पाबंद कर दिया गया है। और तीसरे आप ये देखें कि इन्होंने बड़ी वो बात की कि आपने बोला मैं मुस्कुरा दिया जी नहीं, इस वक्त अब ये है कि बहरिया जो है वो अब FBR की वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो उसकी ट्रांजैक्शंस करेगा और उनका तमाम डाटा जो है इसी तरह आएगा। एक और बात मैं कर दूं आखिरी के मुस्कुराहट छुपा रहे हैं, आसिफ समसम साहब भी मुस्कुराहट छुपा रहे हैं, आप खुद भी मुस्कुराहट छुपा रहे हैं। आप कह रहे हैं लेकिन मैं क्या करूं, मैं उस पे जुमे का दिन है, नमाज का टाइम हो रहा है, चलें ठीक है। जी 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 जी, मैं उसमें ये एक सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अब 50 लाख की जो एक कैप लगाई थी,
कि नॉन फाइलर जो है वो नहीं ले सकता, वो देखें वो इसी तरह ही मशावरत के बाद हटा दी गई कि लोग ख़रीद नहीं सकेंगे। हाँ, आपने जो है उसके ऊपर वो ज़रूर वो देना है और चेक के थ्रू आपने लेनी है, लेकिन नॉन फाइलर की हटा दी है। अब क्या है कि अगर नॉन फाइलर लेता है इमीडिएटली उसको एक जो है एनटीएन भी इशू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसको टैक्स नेट में ले आया जाएगा। चलो तो देखिए ये फैसिलिटी इसीलिए दी गई हैं कि आम आदमी नॉन फाइलर नहीं भी है तो ले, लेकिन बाकी पाबंदियां तमाम इसलिए हैं कि आप जैसे इन्होंने कहा कि ये खुद भी पार्किंग के, ब्लैक मनी के और सट्टेबाजी और इसके हैं, तो उसमें उन चीज़ों को रोकने में मदद मिलेगी। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की आसिफ समसम साहब। ब्रेक के दौरान में और आप यही बात कर रहे थे कि जनाब अब ये ब्लैक मनी पार्क नहीं किया जा सकता, लेकिन वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट्स ब्लैक एंड व्हाट्स नॉट। सो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं और कर दूं कि देखें जब से ये बेनामी का कानून आया है, अब तो लोग जो हैं वो पहले तो ये होता था कि पता नहीं ये किसके नाम है, 2 नंबर कागज़ बन गए। अब तो लोग सीधा कहते हैं कि जनाब दिखाइए अपने वेल्थ स्टेटमेंट आपने डिक्लेयर किया हुआ है, सबसे बड़ा सबूत ये है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अब जो इकोनॉमी है उसी ट्रांजिशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन शोशा छड़िया है ਤੁਹਾਨੂੰ आपे भी पता है कि मुल्क च सब तो ਵੱਧ प्रॉपर्टी किदे कोल है, ਇਹ नवंबर ਦੇ ਅੱਗੇ नहीं चलता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जिद करते हो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। अगे मेरे साथ आप खाना लगा लें, नवंबर से आगे नहीं चलेगा। जो भी होगा आप खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है। आगे सूरज के मैं ज़्यादा नज़दीक जाता नहीं, मेरे पैरों को आग लग जाती है। आसिफ समसम साहब, मैं भी नीचे आ जाता हूँ ज़मीन पर, कहीं मेरे पैरों को आग ना लग जाए। बात यह है कि वो ब्लैक मनी पार्क करने के मुतालिक हम लोग भी बात कर रहे थे। बात यह है कि लड़की की शादी हुई, आफ्टर मैरिज वो हाउसवाइफ, उसके पास कोई और प्रोफेशन नहीं है, उसकी लाइफ की सिक्योरिटी उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है जो उसका हस्बैंड या उसके नाम कर देता है, नहीं तो उसके अपने पेरेंट्स उसे देते हैं। जो भी हमारे एक सिस्टम चलता है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। बट शी इज़ नॉट टैक्स पेयर, इनफैक्ट शी डजंट इवन नो व्हाट टैक्स इज़, बिकॉज शी नेवर कम्स आउट ऑफ द किचन। एंड वी हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर हाउस वाइफ्स इन आवर सोसाइटी एंड दे नो नथिंग अबाउट इंटरेक्शन। उन्होंने ज़िंदगी में शायद किसी आदमी से प्रोफेशनल किसी मौजू पर बात नहीं की होती। यू वॉन्ट हर टू गो टू द टैक्स ऑफिस, चेक एंड गेट दीज थिंग्स डन। मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब इस इशू को रिजॉल्व करें। वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूँगा इसको। हम 3-4 साल से, जब से ये वैल्यूएशन की बात चली एफबीआर में, हम और फाइलर नॉन फाइलर की बात चली, हम इसी बात को जस्टिफाई करने में लगे हैं। ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने उठाया। बात की जाती है, एग्जांपल दी जाती है इंग्लैंड की, एग्जांपल दी जाती है वेस्टर्न की। देखें 2000 साल हो गए इंग्लैंड को, हमको हुए हैं 75 ईयर्स। हम हमारे कल्चर की बात करेंगे, हमारा कल्चर क्या है पाकिस्तान में हाउसिंग की। मैं थोड़ा समराइज करना पड़ेगा इसको, मेरे पास चंद ही सेकंड रह गए। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउसिंग सेक्टर में अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो 80% से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो घर हैं वो खवातीन के नाम पे होंगे, इसलिए कि ये हमारे मुल्क का कल्चर है कि उनके पास। इसके लिए आपको अगले फोर्टनाइट के अंदर दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि मौजू बड़ा अहम है। क्या करूँ, वक्त हमारे पास मुख्तसर है और ये वक्त ही हमेशा बहुतों के आड़े में आ जाता है। खैर, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।